नमस्कार दोस्तों। तो आज हम कक्षा 6 के छठे अध्याय राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम कक्षा 6 के 5 अध्याय पूर्व में पढ़ चुके हैं। तो आज राजस्थान का भौतिक स्वरूप, यहाँ से राजस्थान की जियोग्राफी की बेसिक रूप से शुरुआत होती है। अब यह अध्याय अब वर्तमान में जो लेह बस स्टैंड की वैकेंसी आई हुई है उसके लिए भी बेहद इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान के भौतिक स्वरूप से। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्वरूप तथा अवस्थिति का अध्ययन किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ की जलवायु कैसी है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझते हैं। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल एवं विविधता से युक्त है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। क्या है? कौन से भाग में स्थित है अरावली पर्वतमाला? मध्यवर्ती भाग में, और यह विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। फिर आ गया, राजस्थान का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है। क्या है? पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है एवं दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी है। क्या है? दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी है। तो पश्चिमी भाग मरुस्थलीय अर्थात रेतीला है। कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी वाला क्षेत्र, जहाँ पर जैसलमेर और बाड़मेर और जोधपुर वाले जिले स्थित हैं। और दक्षिणी पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, वो है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ वाला क्षेत्र। अतः भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। अब यहाँ से आप अंडरलाइन कर लेना कि राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है। तो 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है। अब ऑप्शन में आएगा 1, 5, 4, 3। तो आपको क्या करना है? 4। कौन कौन से हैं? पहला है थार का मरुस्थल, दूसरा है अरावली पर्वत, तीसरा है पूर्वी मैदान, चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठार। तो पहला है थार का मरुस्थल। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। थार के मरुस्थल के बारे में, भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। इस भाग में, पश्चिमी भाग में, यह राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। कितने जिलों में फैला हुआ है? 12 जिलों में। कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 61% भाग पर। यहाँ राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40%। इस चीज़ को ध्यान रखना। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। किस कारण कहलाता है सबसे धनी मरुस्थल? कौन से कारण है? तो है अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन। फिर देखो, बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित रेतीली मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल, ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित मरुस्थलीय भाग को क्या कहा जाता है? भारतीय महामरुस्थल, ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं। यानी जिस दिशा में हवा चलती है उसी प्रकार यह दूसरे स्थान पर एकत्रित हो जाती है। मिट्टी एकत्रित हो जाती है तो ये अपना स्थान बदल लेते हैं हवा के माध्यम से। इन्हें बालू का स्तूप एवं स्थानीय भाषा में दौरे कहते हैं। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घगर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि तथा अंतः प्रवाही प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से प्रदेशों में विभक्त किया गया है थार के मरुस्थल को? तो पहला है मरुभूमि, दूसरा है घग्गर का मैदानी भाग, तीसरा है अर्ध मरुस्थलीय भाग, चौथा है नागौर की उच्च भूमि। ठीक है। फिर आ गया अरावली पर्वत। राजस्थान के मध्य भाग में स्थित दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। कहाँ पर स्थित है? मध्य भाग में। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में 9% भाग पर। राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर है? 9% भूभाग पर। यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है।
जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ बर्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना हिल्स तक 692 किलोमीटर में विस्तृत है। कहाँ से कहाँ तक है? दक्षिण में गुजरात के खेड़ बर्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर में। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, अर्थात राजस्थान को दो भागों में बांटने का कार्य करती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है। अब यहाँ एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, ये तो इसने पूरी लंबाई बताई है 692 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक है? दक्षिण में गुजरात के खेड़ बर्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना हिल्स तक। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो यहाँ से आपको ध्यान रखना, राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। कुल कितनी है? 692, राजस्थान में है 550 किलोमीटर। फिर देखिए, इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है, यानी जो मरुस्थल धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ रहा है उसको रोकने का कार्य करती है अरावली पर्वत। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों की उद्गम स्थल है, यानी अरावली पर्वतमाला से अधिकांश नदियों का उद्गम होता है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्यजीव एवं जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है, पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। किनको कहा जाता है? अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, यानी अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया और पूछा आगे भी जाएगा। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सीधा पूछा जाता है, गुरु शिखर है। कहाँ स्थित है? यह सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 1722 मीटर है। एक चीज़ और ध्यान रखना, कई बार लंबाई 1727 मीटर लिखी हुई आती है, तो 1727 किस प्रकार है? तो 1727 एक 5 मीटर की चोटी है, उसको जोड़कर 1727 भी इसको माना जाता है। तो आप ऑप्शन में आए अगर 1722 तो 1722 सही कर देना, अगर 1727 आए तो 1727 कर देना, ठीक है। फिर आ गया राजस्थान के भौतिक प्रदेश, इसको मानचित्र के माध्यम से दर्शाया गया है, तो इस पर भी थोड़ी नज़र डालते हैं हम। ये देखो, इसने संकेत के माध्यम से बताया है। रेतीला मैदान, अर्ध शुष्क मैदान, अरावली पर्वत मैदान, हाड़ौती का पठार। पहले देखो ऊपर की साइड, उत्तर की ओर घगर का मैदान। घगर का मैदान यहाँ पर कौन से ज़िले हैं? तो आप नक्शे को याद रखें, यानी कौन कौन से ज़िले कहाँ पर हैं, इस चीज़ को आप याद रखेंगे तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक भी याद हो जाएंगी। तो घगर का मैदान है हनुमानगढ़ और गंगानगर वाला क्षेत्र, यानी यहाँ पर घग्गर नदी बहती है, इस कारण यह घग्गर का मैदान कहलाता है। फिर आ गया ये पश्चिमी साइड। पश्चिमी साइड ये देखो, यहाँ से आ गया बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर वाली साइड। ये देखो यहाँ पर इसने दर्शाया बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश वाला क्षेत्र है जैसलमेर, ठीक है। फिर आ गया ये मरुस्थली भाग, ये मरुस्थली भाग आ गया जोधपुर वाली साइड। फिर देखो नीचे की ओर बढ़ते हैं, ये आबू पर्वत आ गया। फिर दक्षिणी अरावली, ये देखो यहाँ से है दक्षिणी अरावली, ये जो हल्का ब्राउन कलर है ना, इसके माध्यम से इसने दर्शाया है। ये देखो दक्षिणी अरावली दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर है। फिर आ गया माही का मैदान। माही का मैदान आ गया ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र आ गया, ठीक है। फिर हाड़ौती का पठार आ गया। हाड़ौती का पठार है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ वाला क्षेत्र, यहाँ पर हाड़ौती का पठार है। फिर ये चंबल का मैदान, यहाँ से सभी नदियों का उद्गम, और यहाँ पर सभी नदियाँ हैं, विशेष रूप से यहाँ पर सभी नदियाँ हैं। उत्तरी अरावली की पहाड़ियाँ, उत्तरी अरावली की पहाड़ियाँ, उत्तरी अरावली की पहाड़ियाँ दे दी। यहाँ पर ये बांगड़ प्रदेश और ये शेखावाटी प्रदेश, चूरू, सीकर, झुंझुनू वाला। तो इसने इसके माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से दर्शकार, एक आप बीच में देखिए, यहाँ पर आबू पर्वत के आगे देखिए बोराट का पठार। ये क्वेश्चन राजस्थान की लगभग प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया। बोराट का पठार कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर और प्रतापगढ़, ठीक है, उदयपुर और प्रतापगढ़, ठीक है। तो आप इस चीज़ को बाद में और ध्यान से देख लेना ताकि आपको याद करने में आसानी हो सके। फिर आ गया पूर्वी मैदान, फिर आ गया पूर्वी मैदान, फिर आ गया पूर्वी मैदान।
राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा व उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप में गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपरदन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बीहड़ या डांग या उत्काद भूमि के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से ध्यान रखना, चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपरदन के कारण क्या हो गया है, अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बीहड़ या डांग या उत्काद भूमि के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। 40% जनसंख्या निवास करती है। क्यों करती है? क्योंकि यह सबसे उपजाऊ मैदान है, समतल मैदान है, यहाँ पर कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है। ठीक है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग हैं, जिन्हें माही के मैदान के नाम से जाना जाता है। 56 गांव के समूह है एवं 56 नदी नालों से निर्मित होने के कारण इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। फिर आ गया दक्षिणी पूर्वी पठार। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ावंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। राज्य के लगभग 7% भाग में फैले इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यमकाली है, जो उपजाऊ मिट्टी है। यानी ये कौन सा क्षेत्र है? ये कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ वाला क्षेत्र है, यानी कोटा संभाग वाला क्षेत्र है, जहाँ पर पठारी एरिया है लेकिन भूमि समतल है। इस कारण यह कृषि के लिए भी थोड़ा उपयोगी है, लेकिन यहाँ की मिट्टी क्या है? मध्यम काली। तो मध्यम काली मिट्टी में कौन सी फसल सर्वाधिक उत्पादित होती है? वो है कपास। ठीक है। राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख हैं। अब पठार, अब यहाँ से ये इतनी चीज़ ध्यान रखना, एक या दो क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं, या आपको सत्य या असत्य के रूप में पूछ लेंगे, या सीधा पूछ लेंगे, सीधा क्वेश्चन के रूप में। तो उड़िया एवं आबू का पठार कहाँ स्थित है? सिरोही में। फिर बोराट का पठार उदयपुर एवं राजसमंद। फिर आ गया मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में। फिर चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित ऊपरमाल का पठार कहाँ है? चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में। फिर आ गया लसाड़िया का पठार कहाँ है? उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित है। कहाँ है? उदयपुर और प्रतापगढ़ में स्थित है। फिर आ गया जलवायु व ऋतु चक्र। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान प्रदेश का एकमात्र प्रदेश है जहाँ 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं। यानी 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जहाँ राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। वहीं अब देखो गतिविधि, इसने क्या दर्शाया है? राजस्थान के मानचित्र को देखकर शिक्षक की सहायता से भौतिक प्रदेशों तथा उनमें स्थित जिलों के नाम लिखिए। अब इसने कहा है, यानी हमको याद रहेंगी ये चीज़ें। भौतिक प्रदेश का नाम लिख देना है। कितने भौतिक प्रदेश हैं? 4 हैं। ऐसे थार का मरुस्थल, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इनके माध्यम से ये आप लिख दोगे। फिर इनमें कौन कौन से जिले स्थित हैं वो आप लिख देंगे। फिर आ गया अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उपाद्र जलवायु, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु एवं दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जाता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। फिर औसत वर्षा को दर्शाया है राजस्थान के मानचित्र के माध्यम से। देखो संकेत 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, ये सेंटीमीटर में दर्शाई है वार्षिक वर्षा। और ये देखो इसने संकेत के माध्यम से ये संवर्षा रेखाएं हैं, देखो अब आपको मैं थोड़ा बताता हूँ इसके माध्यम से, नक्शे के माध्यम से। ये देखो 20 लिखा है, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 20। तो ये कौन सा क्षेत्र है? थार के मरुस्थल वाला क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है। यहाँ पर आ गया जैसलमेर वाला जिला। तो यहाँ पर सबसे कम वर्षा यही होती है, यानी ये रेतीला क्षेत्र है।
तो यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, इसने 20 के माध्यम से दर्शाया है। फिर आप इधर साइड आ जाओ, दक्षिणी पूर्वी साइड आ जाओ, तो यहाँ पर देखो ये कोटा संभाग वाला क्षेत्र है, और ये आप आगे बढ़ें तो ये पूर्वी राजस्थान। इसमें यह देखो इसने वर्षा के माध्यम से हल्के हल्के पिंक कलर के माध्यम से दर्शाया है, यानी यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। ठीक है, और आप बाद में ध्यान से देख लेना किस प्रकार है, कहाँ पर कितनी वर्षा होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में मुख्य 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर, और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी। कौन कौन सी 3 ऋतुएं हैं, हम स्थानीय भाषा में कह देते हैं गर्मी, सर्दी और वर्षा ऋतु। गर्मी, सर्दी और वर्षा ऋतु। फिर देखो ग्रीष्म ऋतु, इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। रेत जल्दी गर्म होती है व जल्दी ठंडी होती है। अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर भी अधिक रहता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है। यह भी जाने, अब यह भी आप जान लो, क्योंकि क्वेश्चन तो 100% पूछा जाएगा और पूछा गया है। चाहे आप पिछले वर्षों के पेपर उठा कर देख लेना, 5 या 7 सालों के, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है। तो अब देख लो यहाँ से, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूलभरी हवाओं को क्या कहा जाता है, तो लू कहा जाता है। कभी कभी इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो जाती है। वर्षा ऋतु, राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा इस ऋतु में होती है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं के मानसून से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से क्या होती है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, जो अधिकांश पूर्वी राजस्थान में होती है। क्या बोला इसने, पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है, सर्वाधिक वर्षा। अब यहाँ से भाई अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा, तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखा करो। अगर आप यहाँ पर पेन या पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि ये इम्पोर्टेंट है, यानी इसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है, जिसे राजस्थान का सबसे आदर जिला माना जाता है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, झालावाड़ जिले में होती है। कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर। फिर ऐसे पूछ लें, राजस्थान का सबसे आदर जिला कौन सा माना जाता है, तो झालावाड़। फिर आ गया सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले में होती है। कितनी होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है, जहां औसत 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब जिला पूछे तो ये झालावाड़, यानी सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो झालावाड़ 100 सेंटीमीटर वर्षा। और अगर ऐसे पूछे सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान, तो वो लिख देना माउंट आबू, जहाँ औसत 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। यहाँ से थोड़ा ध्यान देना, किस भाग से किस भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है, वो है दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिमी भाग की ओर। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। फिर आ गई शीत ऋतु। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत की अत्यधिक ठंडी हो जाने से तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ स्थानों पर इससे भी कम हो जाता है। ऊंचाई के कारण ही इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद मंद गति से पवन चलती है। उत्तर भारत से आने वाली शीतलहर के प्रभाव में आने से ठंड बहुत बढ़ जाती है। क्या है, ठंड बहुत बढ़ जाती है, यह भी जाने। अब ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है आगे के एग्जामों में, यानी जो भी आगे प्रतियोगी परीक्षा होगी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, तो राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। फिर इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है। मावठ या पश्चिमी विक्षोभ से किस फसल को लाभ होता है, ये पूछा गया है। तो किस फसल को लाभ होता है, गेहूं को होता है। फिर आगे अकाल और मरुस्थलीकरण। राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल सूखा पड़ता है। इसका कारण है वर्षा का सामयिक
अर्थात कम, अपर्याप्त, अनिश्चित, अनियमित होना। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, मनुष्यों के लिए अनाज व पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अतिदोहन किया है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंध की उपेक्षा की है, उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है तो उस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। अब मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं? जैसे आप आर एस मेंस का एग्जाम देने जा रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको आपके सामने आ जाए मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं, तो आप ऐसे सीधा लिख देंगे, भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है। उपजाऊ भूमि जब बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है उस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण के द्वारा इसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, अर्थात पेड़ पौधे लगाकर इसको कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आओ अभ्यास करें। आपका जिला किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? पहचान कर उस भौतिक प्रदेश की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तो आपका जिला कौन से भौतिक प्रदेश में स्थित है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कौन से ज़िले से हो और किस भौतिक प्रदेश में आपका ज़िला स्थित है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप मानचित्र में देखकर बता दीजिएगा, ठीक है। फिर आगे शब्दावली। बंजर क्या है? अनुपजाऊ, यानी जो कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर आ गया बीहड़, नदी जल के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि। फिर आ गई संवर्षा रेखा, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं संवर्षा रेखा कहलाती हैं। फिर आ गई मानसूनी हवाएं, ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली हवाएं। फिर आ गया अपर्दन, अपर्दन क्या है? जल या पवन द्वारा मृदा का कटाव होना, यानी मिट्टी के कटाव को अपर्दन कहा जाता है। फिर अभ्यास क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े। अभ्यास क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? तो कौन सा स्थित नहीं है? सीधा सा है, सिंपल सा। कितने भौतिक प्रदेश हैं? 4 हैं राजस्थान में। इसमें से कौन सा नहीं है? हिमालय पर्वत नहीं है। कौन कौन से हैं? अरावली पर्वत है, पूर्वी मैदान है, थार का मरुस्थल है और दक्षिणी पूर्वी पठारी है, लेकिन हिमालय पर्वत नहीं है। फिर आगे अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है गुरु शिखर है। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 1722 या 1727, जैसा भी ऑप्शन में आए इसको सही कर देना। और अगर ऐसे पूछें कहाँ पर स्थित है तो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। फिर आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र किस अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है? तो नाली अपर्दन के कारण। फिर आ गया उपजाऊ भूमि का बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तन क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण कहलाता है। फिर आ गया अति लघुतरात्मक प्रश्न, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रतिवर्ष सूखे का सामना करना पड़ता है? कौन सा क्षेत्र है जो सूखे का सामना करता है? पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है, क्योंकि वर्षा बहुत कम होती है, अपर्याप्त होती है, अनिश्चित होती है। फिर आ गया माउट किसे कहते हैं? माउट या पश्चिमी विक्षोभ किसे कहते हैं? तो ये है राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। फिर आ गया लघुतरात्मक प्रश्न, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के नाम लिखिए और उनकी विशेषताएं बताइए। राजस्थान की प्रमुख ऋतुओं का वर्णन कीजिए। तो आप बता देना शीत ऋतु और वर्षा ऋतु,